बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, जो कि आपका आईआर का टॉपिक है। इसके अंदर हम सबसे पहले इसका जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमारा जो है वो करंट सिस्टम जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो करंट सिस्टम हमारा क्या है? करंट सिस्टम हमारा जो है वो है सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि आपने कहा ना इंटरनेशनल सोसाइटी, ये हमारा आज का जो है वो करंट सिस्टम है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी में क्या होता है, हमारे जितने भी स्टेट्स होते हैं वो सब मिल के एक सोसाइटी बनाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। फिर आपका क्या है, इस इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो स्टेट्स हैं वो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट हैं और जो अपनी वैल्यूज़ हैं उनको परस्यू करते हैं। एक दूसरे से लाजमी बात है, इसमें रिलेशंस आ गए, इसके उससे रिलेशन, उससे रिलेशन। तो ये आपका जो है ना सिस्टम इस तरह से चलता है, ठीक है। इसमें आपका जो है ना वो बाउंड्री ऑफ कॉमन रूल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबके बीच में देखें कुछ जो है ना होते हैं, आपने सुना होगा जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके जो है ना वो किसी को आपने कत्ल नहीं करना है, ठीक है, आपने जो है ना चोरी नहीं करनी है। ये आपके जो है ना वो जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं जिसको सारी दुनिया मानती है, ठीक है। तो इस तरह के आपके जो है ना कुछ कॉमन रूल्स हैं, कुछ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं आप सबके बीच में, ठीक है। वो आपके जो है ना कुछ कॉमन रूल्स हैं, यही रूल्स हैं आपके, लाजमी सी बात है। तो कॉमन इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म्स, हमारी जो है ना जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कॉमन है और हमारे जो नॉर्म्स हैं वो भी कॉमन है। उन्हीं को हम जो है ना वो परस्यू करते हैं। कैसे? आप देखते हैं कि हम जो है ना अगर कोई बंदा जो है ना वो हमारे इन रूल्स को तोड़ देता है, जो रूल्स हमने सेट किए थे इनको वो तोड़ देता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम जो है ना इसकी जो है ना रेगुलेशन करते हैं और हम इसके ऊपर एक लॉ सेट किया होता है। जो हमारा जो लॉ होता है उस लॉ को अगर कोई बंदा तोड़ देता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जो है ना रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेशन कैसे करते हैं हम, कि हम डांट डपट करते हैं, सेंसर्स, यानी कि लाजमी सी बात है आप किसी को जो है ना वो आप देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो दुनिया के अंदर बहुत अहमियत रखता है। आप अगर जो है ना पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर जो है ना कोई ऐसा वैसा काम करता है तो पूरी दुनिया से जो पब्लिक ओपिनियन है वो पाकिस्तान के जो ख़िलाफ़ होता है, तो उससे पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक हो गया। फिर क्या होता है, कुछ सेंक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने रूल तोड़ा तो आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, मिसाल के तौर पर कि भाई हम आपसे जो है ना कुछ ख़रीदेंगे ना आपको कुछ बेचेंगे, आपको आइसोलेशन में भेज देंगे। फिर ऑस्ट्रासिज्म, ये भी इसी की एक मिसाल है कि आपको एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी, वही बात आ गई आपकी आइसोलेशन की, कि आप जो है ना, जैसे कि आपकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पे ईरान की है। आज ईरान को आपने आइसोलेशन में डाल दिया है, ठीक है। चाइना के साथ भी यही काम करने के चक्कर में है अपना अमेरिका, ठीक है। लेकिन जो है ना आपको पता है चाइना भी एक जो है ना वो बढ़ती हुई पावर है, लिहाजा चाइना को काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहरहाल इस सोसाइटी के अंदर जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी है वो और क्या है, उसके अंदर और क्या क्या होता है, इसके अंदर इंटरकनेक्टेडनेस होती है। कैसे? वही मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, और सबके आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशंस हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेशंस है, इंटरकनेक्टेडनेस है। इस बहुत सारी जो है ना स्टेट्स हैं, ठीक है। ये गोल गोल आप ये ना समझे कि ये दुनिया बना दी पूरी मैंने, ये स्टेट्स है, दुनिया पूरी की पूरी आपकी ये रही, ठीक है। तो ये आपका जो है ना इंटरकनेक्टेडनेस होती है इसके अंदर। लेकिन जो आपकी जो ये एक स्टेट होती है, जो आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, वो सोवरन होती है। क्या मतलब? कि वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो उसका नेशनल इंटरेस्ट है उसको परस्यू कर सकती है, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है ना वो इंटरनेशनल सोसाइटी की हमने एक इंट्रोडक्शन देखा। अब हम देखते हैं ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है इसका, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो कोई रूल्स वगैरह जो है ना वो अक्सर हमें कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एंशियंट वर्ल्ड की हम बात करते हैं। एंशियंट वर्ल्ड के अंदर जो 3rd मिलीनियम BCE है उसके अंदर हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, कि उस वक्त जो है ना स्टेट ऑफ नेचर हुआ करता था। ये स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है इसके बारे में आगे जाके हम बात करते हैं, यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल जो स्टेट ऑफ नेचर है ये आगे चल के अब स्टेट ऑफ
सोसाइटी बन चुका है, आप देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझना है कि पहले स्टेट ऑफ नेचर था, अब क्या है, स्टेट ऑफ सोसाइटी बन गया है। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या था वो हम आगे चल के बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंडिया, ग्रीस और जो आपके रिलीजियस नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर हमें जो है ना मिलते हैं। उसके बाद जो आपका ग्रीक का टाइम पीरियड आता है उसके अंदर हमें ये मिलता है कि वहाँ पर आपके जो रिलीजियस नॉर्म्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ करते थे, और वही आपके जो रिलीजियस लॉज हुआ करते थे वही आपकी इंटरनेशनल लॉ की सोर्स हुआ करती थी। आपने देखा है इंटरनेशनल लॉ की जो सोर्सेज होती हैं उसमें आपकी जो है ना वो कस्टम्स होता है। तो वो कस्टम्स जो होता है वो आपके यही नॉर्म्स होते हैं जो कि आपके बाय द टाइम बीइंग इवॉल्व किए होते हैं। तो रिलीजियस नॉर्म्स आपको पता है काफ़ी सारे हैं इस्लाम के बारे में, और जो है ना क्रिश्चियनिटी के अपने हैं। तो फिर आपका उसके बाद जो अगला पीरियड आता है रोम का आता है, ठीक है। रोम में एक कॉन्सेप्ट होता है आईयूएस जेंटियम। ये हम ये डिस्कस करें कि जो लॉ है, देखें आप इंटरनेशनल सोसाइटी जो है ना आपकी जो पूरी सोसाइटी है इसके बीच में जो आपके जो रिलेशनशिप्स हो रहे हैं इसमें लाजमी बात है ट्रेड भी हो रहा है और आपका जो है ना वॉर भी हो रही है, ठीक है। तो वॉर, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इलीगल काम भी हो रहे हैं और लीगल काम भी हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो जब लॉ बना है, लॉ आया है, जब भी हमारे पास इंटरनेशनल सोसाइटी का तसव्वुर आया कि भाई अब एक सोसाइटी बन गई है कि इसके ऊपर, पहले तो एनार्की का कॉन्सेप्ट था, एनार्की थी यानी कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती दुनिया के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की एक लॉ बनाने की कि जो आपकी जितनी भी नेशंस हैं उनके ऊपर जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए। वही आपका यूनाइटेड नेशन वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका रोम के अंदर आप देखते हैं कि आईयूएस जो है ना जेंटम, इसका कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। इसका मतलब है आपका लॉ ऑफ नेशंस, यानी कि रोम के टाइम में भी हमें लॉ का तसव्वुर मिलता है। लॉ क्या है? लॉ आपका जो है ना वो रेगुलेटरी फैक्टर है। आप रेगुलेट कैसे करेंगे अपने जो नेशंस हैं आपके जितने भी दुनिया के अंदर, उनको रेगुलेट कैसे करेंगे, ये वो फैक्टर है आपका, ठीक है। तो ये 1st सेंचुरी BCE की बात है। तो यहाँ पर हमें लॉ ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता हूँ वो यहाँ पर आपका जो है ना वो जस्ट वॉर और अनजस्ट वॉर, ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि जस्ट वॉर क्या होती है और अनजस्ट वॉर क्या होती है। जिसमें यही बताया गया कि जस्ट वॉर जो होती है वो लीगल वॉर होती है, यानी कि आप अपने डिफेंस में या अपने जो है ना वो आपको कोई जो है ना वो अगला बंदा तंग कर रहा है जब भी आप उसके खिलाफ वॉर कर रहे हैं। और अनजस्ट वॉर होती है जो इलीगल वॉर होती है, जिसमें आप खामखा के पंगे लेते हैं, जैसे कि इंडिया, ठीक है ना, इंडिया जो है ना वो काम, तो ये अनजस्ट वॉर थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम में मिलते थे। तो उस टाइम भी एक सोसाइटी का तस्वुर बन रहा था। चलो एक रेगुलेशन तो थी ना। अब देखते हैं कि राइज ऑफ इस्लामिक एंड क्रिश्चियन ऑर्डर होता है। ये आपको पता है कि राइज ऑफ क्रिश्चियन ऑर्डर जो है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन इस्लाम बाद में आया, आपको पता है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि ये समझना ज़रूरी है कि दोनों ही रिलीजन्स हैं। तो रिलीजन्स के अपने अपने जो है ना वो आपको पता है वैल्यूज़ होती हैं, अपनी ही जो है ना वो उसकी एक जो है ना वो लॉजिक होती है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो आपका इस्लामिक ऑर्डर होता है उसकी लॉजिक होती है, और जो हमने बनाया है उसकी हमारे पास फ़िलासफ़ी होती है, लॉजिक्स जो है ना वो कम ही होती हैं। तो इसमें इस्लामिक जो ऑर्डर था आपका, उसके अंदर पहले क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं कि सोवरेंटी बिलोंग्स टू पोप। जो आपकी क्रिश्चियनिटी ऑर्डर के अंदर जो सोवरेंटी होगी वो पोप के पास होगी, यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है आपकी, जो अल्टीमेट अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, वो आपके पोप के पास होगी। लिहाजा पोप जो है वो कुछ भी हुक्म दे सकता है, कुछ भी काम करवा सकता है। आर्मी इसी के कंट्रोल में है आपकी, जो आपके फ्यूडल्स हैं वो इसी के कंट्रोल में है, जो आपके खुद किंग है वो भी इसी के कंट्रोल में है, ठीक हो गया। तो ये आपका सोवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट था, सोवरेंटी बिलोंग्स टू पोप, ये आपका क्रिश्चियन ऑर्डर में था। लेकिन इस्लामिक ऑर्डर ने आपका आकर इसको रिवाइव किया, इसको जो है ना वो कहा कि भाई ये थोड़ा ठीक ऑर्डर नहीं है, सोवरेंटी बिलोंग्स टू गॉड। यानी कि जो नेचर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग देखेंगे IR के अंदर कि नेचर क्या है। नेचर जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फितरत, आप देखते हैं लोगों की फितरत होती है। तो ये जो फितरत का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो गॉड की बात हुई कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड,
ठीक है। तो गॉड क्या करता है कि आपका गॉड आपका ऐसे कानून बनाता है जो कि आपकी नेचर को अपील करते हैं। गॉड वही कानून देगा जो नेचर को अपील करेगा। और नेचर जानने के लिए, ये वही हमने बात की थी ना स्टेट ऑफ नेचर की, ये स्टेट ऑफ नेचर की हमने जो बात की थी, तो ये यही बात है। इसी नेचर के कॉन्सेप्ट को, स्टेट ऑफ नेचर के कॉन्सेप्ट को इस्लाम ने भी आकर क्या किया, उसी के ऊपर बात की कि भाई जो सॉवरेंटी है वो गॉड जो है ना वो उसके पास है, इख्तियार सारा किसके पास है, गॉड के पास है। और गॉड इंसानों के लिए वही काम करेगा क्योंकि गॉड क्रिएटर है। अब क्रिएटर जो है वो वही काम करेगा जो कि आपका जो आपकी क्रिएटेड, जो आपकी मखलूक है, क्रिएशन जो है आपकी, उसके ऊपर जो है ना उसके हिसाब से होगा ना। अब आप लाजमी सी बात है, अगर मिसाल के तौर पर आप एक जो है ना फॉर इंस्टेंस आप एक कैमरा ईजाद करते हैं, एक कैमरा बनाते हैं, तो उस कैमरे की जो सेटिंग होगी, ठीक है, तो वो आप ही उसको असाइन करेंगे ना, आप ही ज़्यादा जानते होंगे उसको, आप ही बहुत एक्सपर्ट होंगे उसके मामले में। तो इसी तरह से जो हमें बनाने वाला जो गॉड है वो जो है ना उसने हमें ऐसी सेटिंग्स हमें करके दी है जो हमारी नेचर है, हमें एक नेचर बना के दी है। हमारी एक जो आप देखते हैं ना, जो हमारी प्री इंस्टॉल्ड आपकी देखते हैं एक जो होती है कैमरे के अंदर या मोबाइल के अंदर, प्री इंस्टॉल्ड आप देखते हैं कोई चीज़ होती है, प्री इंस्टॉल्ड आपका जो है ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड होगा, आपका आईफोन होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो हमारे अंदर, इंसान के अंदर भी एक जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेचर है। इसके बारे में कुरान में एक आयत भी है कि वो आयत मुझे अभी उसका नंबर याद नहीं है, मैं आपको आयत बता देता हूँ, आप सर्च कर लेना कि फ़तरल्लाहुल्लती फ़तरन्नासा अलैहा, कि अल्लाह ने तुम्हें उस फितरत के दीन पर पैदा किया है। ठीक है, इस्लाम जो है वो फितरत का दीन है, इस्लाम, ठीक है। तो यही बात आपकी आ गई ना कि फितरत, नेचर। अब ये नेचर के आगे क्या क्या आप देखते हैं कि कैसे कैसे नेचर के बारे में आइडियलिज्म में बात होगी, रियलिज्म में बात होगी। तो नेचर आपकी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आईआर के अंदर और एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर। ठीक हो गया। फिफ्थ आपकी क्या है, एमरजेंस ऑफ मॉडर्न नेशन। सो आपका जो एमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी है, ठीक है। अब आपकी जो फिफ्थ नंबर पे आती है, जो आज का दौर है हमारा, जो करंट हमने बात की थी ना कि हमारा आज का जो है वो हमारी मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी है, जो हमारा आईआर का जो हमारा टॉपिक है। तो आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या हुआ था कि आपको पता है 30 ईयर्स वॉर हुई थी, ठीक है। 30 ईयर्स वॉर में आपको पता है कि जो आपके जो क्रिश्चियंस थे उसके दो सेक्ट्स बन गए थे। उन दो सेक्ट्स में से जो है ना एक जो सेक्ट था वो आपका था प्रोटेस्टेंट। पहला जो था वो आपका जो ओरिजिनल सेक्ट था वो आपका कैथोलिक था। तो कैथोलिक के बीच में और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में आपको पता है लड़ाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और फिर जो है ना एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में। तो प्रोटेस्टेंट्स की डिमांड यही थी कि चर्च, जो पोप के राइट्स हैं वो ख़त्म किए जाएं, ठीक है। तो इसी वजह से फिर ये आपका लड़ाई हुई काफ़ी, फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, उसमें जीता तो कोई भी नहीं खैर, लेकिन बाहर एक ट्रीटी होकर कुछ जो है ना आपको पता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए वहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुए थे वो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका लीगल इक्वालिटी फॉर ऑल स्टेट्स, इस ट्रीटी के बाद लीगल इक्वालिटी दे दी गई तमाम स्टेट्स को, यानी कि हर स्टेट। अब आप देखते थे पहले आपका जो यूरोप के तमाम कंट्रीज़ थे वो रोमन एम्पायर के जो है ना वो हिस्से थे। तो रोमन एम्पायर लाजमी बात है टूट गया, स्टेट्स को अपनी अपनी जो है ना वो सोवरेंटी मिली और लीगल इक्वालिटी मिली, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल अरीना में उनकी अपनी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए बाकायदा। फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन बाय आउटसाइडर्स, ये आपका तस्वुर में आया, ठीक है। आप देखते हैं कि आपका वर्ल्ड वॉर 1 में जो आपकी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो आपकी हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल, उसके अंदर आपने देखा था कि वुडरो विल्सन ने आइडियलिज्म की जो है ना वो थ्योरी दी थी। तो उसमें यही था कि नॉन इंटरवेंशन, कि आपने दूसरों के, फिर आपको पता है आज के दौर में आपका जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही बात करता है। तो ये तमाम प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि बाय द टाइम बीइंग इवॉल्व हुए हैं और आपका यूनाइटेड नेशंस ने उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि फिर आपका आज के दौर में और क्या होता है, आपका डिप्लोमेसी एंड कस्टमरी लॉज, वही हमने बात की थी, जो आपके जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो आपके कस्टमरी लॉज हो गए। तो उन्हीं को फिर आपका फॉर्मुलेट किया गया है, बाकायदा उनको कंपाइल किया गया है, ठीक है। मुख्तलिफ ट्रीटीज़ हुई, आपको पता है ट्रीटी ऑफ हैग
जो आपकी कन्वेंशन ऑफ हैग थी, आपकी वियना कन्वेंशन थी, जेनेवा कन्वेंशंस थी, उसमें आपके जो कस्टमरी लॉज जितने भी थे आपके, उनको आपने क्या किया, फॉर्मुलेट कर लिया। फिर आपकी डिप्लोमेसी आपकी यहाँ पर होती है। तो हमारे पास फॉर्मुलेटेड कस्टमरी लॉज भी होते हैं और हमारे पास डिप्लोमेसी भी हमारे इंटरनेशनल, जो हमारी मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी है उसमें होती है। डिप्लोमेसी कैसे होती है? डिप्लोमेसी आपको पता है, आप सिंपल यहाँ पर आप यही समझें कि आप दूसरे मुल्क में अपनी एम्बेसी बनाते हैं दूसरे मुल्क के अंदर, और अपने एम्बेसडर्स वहाँ पर भेजते हैं। तो इस तरह से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है ना वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये एक अच्छे ताल्लुकात की निशानी होती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर गेम, ये आपका जो है ना, जो पावर गेम था ना पहले, जो आपका था पहले, जो बड़ी ताकत हुआ करती थी वो छोटी ताकत को लाज़मी बात है वो तंग करती थी, मारती पीटती थी। तो अब क्या हुआ, छोटी ताकत ने और छोटी ताकतों के साथ हाथ मिलाया, और आपको पता है एक अलायंस सिस्टम ये भी हमें मिलता है यहाँ पर। आप देखते हैं मिडल ईस्ट में अलायंस हैं, SCO है आपका, ठीक है ना, आप देखते हैं OIC है, आपके बड़े बड़े अलायंसेज हैं। तो ये पावर का जो गेम है वो बैलेंस हो गया। साउथ एशिया में आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो अलाइड हैं। तो ये क्या है कि ये बैलेंस हो गया अमेरिका के साथ, अमेरिका बड़ी पावर है, फिर इनके साथ रशिया भी है, तो ये और ज़्यादा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से बैलेंस होता है मामला। आज के दौर में कॉन्फ्लिक्ट का जो चांस है वो कम है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर भी है, और हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी है, बैलेंस ऑफ टेरर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मोस्टली पाकिस्तान सेंट्रिक, पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है आपका, बैलेंस ऑफ टेरर का। ठीक है, क्योंकि टेररिज्म ज़्यादातर इसी जो साउथ एशिया है आपका वहीं पर है। ठीक है, अब क्या है आपका, तो ये आपकी इंटरनेशनल सोसाइटी आपकी जो है ना, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। बाद में क्या हुआ है कि जो अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें भी जो आपकी इंटरनेशनल सोसाइटी है वो इवॉल्व हुई और ज़्यादा। लाज़मी बात है एक ही दफ़ा तो नहीं होता मामला। तो इसमें आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने देखा था कि हुआ था, जो आपका उससे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी जो हमारी जो सीरीज़ है US हिस्ट्री की, उसमें हमने जो रेवोल्यूशनरी वॉर है वो हमने डिस्कस की है अमेरिका की, वो आप जाके देख लें वहाँ पर। ठीक है ना, तो आइडिया ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया क्योंकि अमेरिका आज़ाद हुआ, आपको पता है, फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, फिर UNO बना। तो UNO के अंदर आपको पता है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया गया। सिर्फ यही नहीं, लीग ऑफ नेशन में भी ये बातें हुई थी, लेकिन उस पर अमल इतना नहीं हुआ। ठीक है, फिर आपका कॉम्पिलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये वही बात आपको बता दी कि कस्टमरी लॉज जो थे वो तो थे ही थे, उनको अब क्या किया, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपका जो है ना इंटरनेशनल लॉ जितना भी था, क्योंकि लड़ाइयाँ हुई बड़ी बड़ी, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो अब लॉ ज़रूरत थी एक लॉ को फॉर्मुलेट करने की। तो लोगों ने पुराने जो कस्टमरी लॉज थे उनको उठाकर आपकी जो आपने देखा था जेनेवा कन्वेंशंस जो हुई थी आपकी, वो आपकी बनाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंटरनेशनल लॉ आया आपका। तो ये हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर इस तरह से एवोल्यूशन आती रही आहिस्ता आहिस्ता। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिप्लोमेसी, तो पहले जो थी डिप्लोमेसी वो इस तरह की नहीं थी जैसे कि आज के दौर में होती है। आज आप देखते हैं, हम खुद IR के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डिप्लोमेसी के टाइप्स है वो पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है ना, जिसमें आप देखेंगे कि बैकडोर डिप्लोमेसी होगी आपकी, ठीक है ना, इस तरह से और आपकी कई सारी डिप्लोमेसीज होंगी। लीग ऑफ नेशंस आपका बनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, इसने काफ़ी जो है ना वो कोऑपरेट किया इंटरनेशनल अरीना के अंदर, आपको पता है, लेकिन जो है ना ये सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, तो और ज़्यादा भी फिर जो है ना वो चीज़ों को देखा गया कि भाई क्या क्या गलतियाँ थी हमारी, उनको दुरुस्त करके दोबारा से आपका जो है ना वो अच्छे से आपका लॉ बनाया गया यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए। तो अभी यूनाइटेड नेशन चल रहा है, देखते हैं कैसे होता है, आगे जाके देखते हैं लड़ाई होती है नहीं होती है। अब इंटरनेशनल सोसाइटी बिकेम ग्लोबल, ठीक हो गया। ये आप देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी एक तो पहले बनी, अब वो ग्लोबल हो गई है। कैसे कि हमने यहाँ तक बात की कि UNO बना, UNO के बाद आपका जो है ना ये आपने देखा पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ, 1945 के बाद ही ये बना, ठीक है, 1945 में ही बना। तो डीकोलोनाइजेशन लेड टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था, मैंने आपको बताया कि आपने सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दे दिया सबको, सही है ना। सेल्फ डिटर्मिनेशन का जब आपने राइट दिया तो लाजमी बात है जो कॉलोनाइजर्स थे जितने भी, उन्होंने अपनी कॉलोनीज छोड़ी,
ठीक है। तो कॉलोनाइजर्स ने जब कॉलोनीज छोड़ी तो डीकॉलोनाइजेशन हुई, और अब क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस है। बहुत सारे स्टेट्स हैं छोटे छोटे, पहले नहीं हुआ करते थे छोटे छोटे स्टेट्स, अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन है इनके सबके बीच में, जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आप देखते हैं हर बंदा दूसरे बंदे से कनेक्टेड है। इस तरह से आप ये एक जो है ना एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नॉन इंटरवेंशन की बात होती है आज के दौर में, यूनाइटेड नेशन का ही ये प्रिंसिपल है कि भाई आपने दूसरों के जो है ना वो, ये हम आई लॉ में डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें कि इसका आर्टिकल क्या है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल आप, यूनाइटेड नेशन का ही प्रिंसिपल है कि इंटरवेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरवेंशन आप दूसरे के मुल्क में नहीं कर सकते, मगर कुछ हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल आपकी खुद इंटरवेंशन कर सकती है कुछ ग्राउंड्स पे, लेकिन कोई मुल्क किसी मुल्क के ऊपर इंटरवेंशन नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन जब हुआ 1989 में, तो आप देखते हैं फिर आपका सेंट्रल एशिया के जो आपके कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसमें तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह के कंट्रीज़ आपके आ जाते हैं, ठीक है। ये आज़ाद हो गए, ठीक हो गया। तो जो आज़ाद होंगे तो लाजमी बात है फिर रिलेशंस भी इवॉल्व होंगे। इंटरनेशनल सोसाइटी, अब हम देखते हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके आप लाजमी बात है कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हमने कुछ कैरेक्टर, हमने एवोल्यूशन तो देख ली, समझ भी ली, अब हमको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने कुछ देखना है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन है हमारे पास सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक, कैसे कि राइट टू सोवरेंटी हमने दी हुई है कि जितने भी मुल्क हैं दुनिया के अंदर वो फ्रीडम ऑफ एक्शंस को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि जो भी इंटरनली या एक्सटर्नली जो भी वो चाहें वो कर सकते हैं, मगर वो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी विद आपके जो है ना जो लॉ है वो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। लॉ के साथ कोई जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए आपकी। फिर आपने इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी इंटरनेशनल लॉ भी दी है। यूएनओ में आपको पता है सबकी रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सिवाय P5 के। P5 को हेजेमनी हासिल है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो 5 मुल्कों के अलावा जितनी भी दुनिया में मुल्क हैं सबको इक्वालिटी हासिल है, ठीक है। और ये क्रिटिसिज्म भी किया जाता है इसके ऊपर कि जो P5 के मेंबर्स हैं आपके, वो क्यों आप तो इक्वालिटी की बात करते हो, तो आप ये जो है ना P5 क्यों आपने बनाया है। लेकिन बहरहाल रूल ऑफ नॉन इंटरवेंशन हमने डिस्कस कर लिया, ये भी आपका म्यूचुअल रिकॉग्निशन के अंदर आ जाता है। ऑर्डर एंड रूल ऑफ लॉ, ये भी हमारे जो है ना आज के दौर में है कि हमारा इंटरनली भी हमने अपना जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है उसको हमने फॉलो करना है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अब इंटरनेशनल लॉ को हम इंटरनली कैसे अप्लाई करते हैं वो फिर हम इंटरनेशनल लॉ में ही देखेंगे कि बहरहाल इंटरनेशनल लॉ को भी हमें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं कि UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसमें आपका जो है ना पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं। अब वो राइट्स आपने इंटरनली क्या करने होते हैं, इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वो राइट्स देने होते हैं अपने जो सिटीजन्स हैं आपके। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना फिर अपने जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आप अमेंडमेंट करके देते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, बहुत सी ऐसी जो है ना राइट्स हैं जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से टकराती हैं। फॉर इंस्टेंस जो आर्टिकल 302 है हमारे मुल्क में, वो आपका जेनेवा जो आपकी जो है कन्वेंशन उससे आपका टकराती है, ठीक है। जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आपका जीनोसाइड की जो कन्वेंशन है हमारी, उससे वो टकराती है। तो हमने क्या किया, फिर हमने अमेंडमेंट की 302 में, और हमने बताया कि भाई ये जो हैं जो इंटरनेशनल लॉ में जो मामला है वो क्या है और हमारे डोमेस्टिक लॉ में क्या मामला है, ठीक है। तो एक्सटर्नली भी हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं, ये हमारा दूसरा फीचर है इसमें। एनार्किकल सोसाइटी, अब तक भी यही तस्वर है। हमने बात की थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एनार्किकल सोसाइटी है, क्योंकि जो आपकी ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स हैं वो तो कानून को नहीं मानती ना, वो तो कानून को फॉलो नहीं करती। तो फिर क्या है आपका जो है ना वो आपके कानूनों को तोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो कि आपके कॉमन नॉर्म्स एंड रूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। जो आपके जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को, किसी को कत्ल नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, रेप नहीं करना है, ये चीज़ें आपकी जो हैं
ये कॉमन है, ठीक है ना। तो इनकी बेस पर, इन कॉमन जो आपके रूल्स हैं, इनकी बेस पर आप कलेक्टिव हो सकते हो। जब कलेक्टिव हो जाओगे आप, मिसाल एक मुल्क ने रूल तोड़ा ना, तो बहुत सारे मुल्क जो है ना वो कलेक्टिव हो गए उसके खिलाफ हो गए वो, और अब कलेक्टिव एक्शन हो सकता है। तो वो एक बंदा जो है, हमने डिस्कस कर लिया, हम उस पर सेंसर करते हैं, हम उस पर जो है ना सेंक्शंस लगा सकते हैं, मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो इन मामलों में एनार्की नहीं आती, क्योंकि इन मामलों में सब कलेक्टिव हो जाते हैं, तो फिर एनार्की अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। लेकिन और मामले जो भी हैं, जो पॉलिटिक्स के मामले हैं ख़ास तौर पे, उसके अंदर आप देखते हैं कि कोई रूल्स वूल चलते ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, वर्ल्ड वार 1 हो रही है, 2 हो रही है, बड़े मसले हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका है बुल्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। ये बुल एक आदमी था आपका, जिसने आपका जो आपकी इंस्टीट्यूशन, ये आपके 4 इसने फीचर्स आपके बताए थे कि आपकी इस सोसाइटी के अंदर ग्रेट पावर्स भी हैं, ये एक फैक्टर इसने हाईलाइट किया। फिर इसने बताया कि डिप्लोमेसी भी होती है, इंटरनेशनल लॉ हमने बात कर ली सारी चीज़ें, द बैलेंस ऑफ पावर ये भी आपका होता है, ठीक है ना। ये बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, आपका जो मिसाल एक बड़ी पावर है ना, और बहुत सारी छोटी पावर्स हैं, ठीक है, तो ये सब मिल जाएंगी, तो फिर क्या होगा, आपका बड़ी ताकत की खैर नहीं होगी फिर, ठीक हो गया। तो ये आप हेजमनी को प्रिवेंट करने के लिए ये काम करते हैं। ये फीचर्स हमारे किसने बताए, बुल ने बताए। इंटरनेशनल सोसाइटी इज़ अ मोरल कम्युनिटी, ये बताया कि जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं आपके, जो मोरालिटी है, वो आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो मोरालिटी होनी चाहिए। मोरालिटी क्या होती है, आपका जो सही काम है और आपका जो गलत काम है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, और ना सिर्फ डिफरेंस मालूम होना चाहिए, बल्कि ये कि आपने सही पर अमल करना है, गलत को तर्क भी करना है। ये आपके मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स में आ जाता है आपका। जैसे कि इस्लाम ने बात की ना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ठीक हो गया। तो ये इस्लाम की बात है, तो इस्लाम ने भी यही बात की। तो इस्लाम भी आपको मैंने बताया था ना, नेचर की बात करता है। तो ये जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से लिए, हमने नेचर से ही लिए हैं, ठीक हो गया। कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई एंड पनिश, तो वही बात हमने कर दी कि कोई गलत काम करेगा तो हम उसको पनिश करेंगे। जो रूल्स ब्रेकर है आपका, उसको हम पनिश कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपको बता दिया। सेंक्शंस लगाएंगे, उस पर हम जो है ना उसको सेंसर कर सकते हैं, और हम उसको जो है ना बाइकआउट उसका कर सकते हैं। 6 जो है आपका वो है इंडिविजुअल राइट्स। ये भी हमारे मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी का एक अहम फीचर है। हमने बता दिया कि आपका जो UDHR, ये आप गूगल पे सर्च कर लें UDHR, इसके आपको बहुत सारे को 35-40 इससे भी ज़्यादा ही हैं, मैंने गिने नहीं है, वो आपके राइट्स उस पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका यूनाइटेड नेशन की आपकी डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा राइट्स हमने दे दिए, ठीक है ना। तो फिर IR में एक जो है ना वो मसला भी आता है, ठीक है ना, कि वो क्या, कि मिसाल एक बंदे का इंटरेस्ट है और जो दूसरा बंदा है ना उसका भी कोई इंटरेस्ट है। अब क्या है, तीसरा बंदा है उसका भी कोई इंटरेस्ट है, चौथा मुल्क है उसका भी कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। अब कुछ जो इंटरेस्ट है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं, सबके ही हैं, ये कलेक्टिव इंटरेस्ट है आपका। तो कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या होगा आपका, मिसाल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी हो रही है, वो आपका जो है ना वो सबका एक कॉमन मसला है, ठीक है। लेकिन कुछ इनके जो अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं। मिसाल इनके अपने इंटरेस्ट क्या है, कि हम तो गाड़ी चलाएंगे ही चलाएंगे, गाड़ी चलाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, जो धुएं वाली गाड़ी है वो हम चलाएंगे ही चलाएंगे। लिहाजा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आपका जो है ना कंट्रीब्यूट सभी कर रहे हैं। ये भी फिर बोलेगा, ये भी बोलेगा मैं भी गाड़ी तो चलाऊंगा, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह से आपका क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का जो राइट होता है, ठीक है ना, वो उसको क्या करना पड़ता है, वो जो है ना वो उसको तो नहीं छोड़ सकता ना, इंडिविजुअल अपना राइट नहीं छोड़ता। तो अल्टीमेटली जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है आपका, वो आपका जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है उस पर आ जाता है। जब सारे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मसला सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, जो आपका कलेक्टिव इंटरेस्ट है उस पर जो है ना मसला आ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डिविजिबल सोवरेनिटी, आपकी जो सोवरेनिटी है उसको हमने डिवाइड भी कर दिया है। कैसे, हमने उसको एक्सटर्नली भी डिवाइड किया और इंटरनली भी डिवाइड कर दिया है। हमने उसको
एक तो इंटरनली हमने क्या किया है, हमने आप देखें कि हमने जो है ना वो आप देखते हैं प्रोविंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, या आप देखते हैं इसी के जो है ना वो कन्फेडरेशन का आपका जो कॉन्सेप्ट है। तो कन्फेडरेशन इसमें क्या होता है, आपका जो सूबे हैं या आपका इनफैक्ट फेडरेशन में भी यही होता है कि आपकी जो सूबे होते हैं ना उनको आप क्या करते हैं, आप राइट्स दे देते हैं उसको, उनको जो है ना काफ़ी सारे राइट्स देकर जो है ना वो इंटरनल सोवरेंटी आप डिवॉल्व कर देते हैं। इसी तरह से आप एक्सटर्नल सोवरेंटी को भी आप डिवॉल्व करते हैं। कैसे कि आपने जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने रेटिफाई किया है और ये बात मानी है कि ठीक है हम यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हम उन पर अमल करेंगे, जिसमें लाजमी बात है पीस मेंटेनेंस है, आपका जो है ना वो तमीज़ के साथ अपना जो है ना वो पीस पैसिफिक मींस ऑफ जो है ना वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये आपकी इस तरह की चीज़ें आपकी हैं आपकी सोवरेंटी के अंदर जो हमने डिवाइड कर दी हैं। ठीक है, तो इनकम पास ये क्या करता है, आपका जो पूरी दुनिया है उसको इनकम पास करता है। हमने बता दिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इसमें एक जो है ना वो बड़ी बात है। तो वही हमने अब क्या किया, जितनी पीछे बातें हमने पढ़ी थी सबको हमने एक स्ट्रक्चर में लाकर हमने जो है ना उसको हमने लिख दिया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हो रही है तो सारे मुल्क जो है ना वो आपस में हैं और इंटरकनेक्टेडनेस, सिर्फ इंटरकनेक्टेडनेस नहीं, यहीं से एक और थ्योरी भी एमर्ज होती है आपकी, इंटर डिपेंडेंसी। ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंसी की थ्योरी भी आपकी इमर्ज होती है यहाँ पर। तो ये तमाम मामला जो है ना वो आपके इस तरह से हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये जितनी भी बातें हैं बाद में सबको जाकर हम ये तमाम बातों इन्हीं तमाम बातों को हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी का हमारा जो मामला था वो ख़त्म हो गया।